दोस्तों आज हमारे साथ फिर से मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी हैं। और इनके इनके व्यूज़, इनके थॉट्स आप सब लोगों ने बहुत पसंद किए, बहुत अप्रिशिएट किए। और काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आए कि इन्हें इन्हें वापस बुलाया जाए, इनसे और टॉपिक्स पे बात की जाए। सो सर से रिक्वेस्ट करी और सर ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, और आपने हमारे चैनल पे और हमारे चैनल के व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Rahul, kind of you for your words and हमारा यही एक्चुअली एंडेवर रहता है कि जितने भी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं अगर हमको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेके अगर हम चले तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर रहेगी। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर। सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, अगेन हम लोग पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बात को शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान में बहुत सेंसिटिव एरिया है जिसे बलूचिस्तान कहते हैं, और उस बलूचिस्तान वाले स्टेट को पाकिस्तान हमेशा एक निगलेक्टेड टेरिटरी की तरह उसने ट्रीट किया है। फिर वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं, जो जैसे लोगों का वहाँ पर उठा लिया जाना, आर्मी के थ्रू लोगों को गायब कर देना, या फिर वहाँ से ईरान में टेररिस्ट एक्टिविटीज को करना, और भी कई सारी चीज़ें। वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी काफ़ी चलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले आपने अगर देखा होगा तो महरन बलूच, जो बलूचिस्तान को बिलोंग करती हैं, उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने करीब करीब 1-1.5 महीने से ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, कई सारे लोगों के साथ में जो अपने फैमिली मेंबर्स के मिसिंग होने की इंफॉर्मेशन को चाह रहे थे, ताकि उनका पता पड़े कि उनके फैमिली मेंबर्स कहाँ पर हैं, जो कि कई कई सालों से मिसिंग है। तो ये जो चीज़ें बलूचिस्तान में चल रही है, वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं, फिर वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, या जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, लोगों के अंदर जो गुस्सा है, तो क्या ये चीज़ें 1971 में जो बांग्लादेश वाला इशू हुआ था, और जिससे वो इशू इतना बड़ा हो गया था कि एक वॉर की सिचुएशन हो गई थी, और इंडिया भी इंटरवीन उसके अंदर किया था इंडिया ने, तो क्या ये उस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, या फिर आप कुछ और सोचते हैं? ओके राहुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अंडरस्टैंड करने की हमको चीज जरूरत है कि हमको बहुत जल्दी कोई फैसले पे नहीं आना चाहिए। बलूचिस्तान की जो आज सिचुएशन है हम उसको बांग्लादेश से फिलहाल कंपेयर नहीं कर सकते। ओके। आने वाले वक्त का मैं नहीं कह सकता हूँ कि कितनी और खराब हो जाएगी कि एक बांग्लादेश के लेवल तक आ जाएगी, पर आज वो एक बांग्लादेश के लेवल पे नहीं है। और एक गैलप का सर्वे हुआ था बलूचिस्तान में जिसपे 37% लोगों ने बोला था कि हमको आजादी चाहिए, और 67% लोगों ने बोला था कि हमको ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। ओके। मीन्स वी वांट मोर पावर्स और more revenues, more facilities, and more decision making capabilities for our own region. तो मैक्सिमम आज की जो स्टेट है, बलूचिस्तान के लोग आजादी नहीं चाहते ज्यादा, वो एक ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते हैं। और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके रीजंस क्या है। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो 43.6% जो एरिया है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है। राइट। और यहाँ पे खाली 5% पाकिस्तान की पॉपुलेशन रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन है, और उसकी वजह है कि ये एरिया अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है,
अच्छे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं। आप इंडिया में भी देखते हैं कि हमारे लोग गांव से शहर क्यों आते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, और एक अच्छा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बनाने के लिए, और एक अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छा हेल्थ केयर के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो आप अपना घर भी बनाना चाहेंगे ऐसी जगह में। अब बलूचिस्तान को मैं एक्चुअली कंपेयर करूंगा कि ये एक गांव है, और पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब का जो प्रोविंसेस है वो शहर। तो जब एक ही देश में डिस्पैरिटी होगी इस तरीके की कि आप एक रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरे रीजन को कम इंपॉर्टेंस देंगे, तो यू विल फाइंड इंसर्जेंसी टेकिंग प्लेस, जैसे कई साल पहले नॉर्थ ईस्ट में हमने सिचुएशन देखी। राइट। तो बलूचिस्तान में 1973 में इंसर्जेंसी को जुल्फिकार अली भुट्टो ने खत्म किया था। उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब थी। अब आप प्रेजेंट टाइम्स में अगर हम इस चीज को एनालाइज करें तो प्रेजेंट टाइम्स में आप देखते हैं कि बलूचिस्तान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ले रहा है, और उसकी वजह है कि 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ, जी। तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के अफगानिस्तान। साथ, और 770 किलोमीटर कोस्ट लाइन। बिकॉज आप जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट जो है वो भी बलूचिस्तान का हिस्सा है। जी। तो जब आप एक ऐसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बलूचिस्तान की देखेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि जो सी पैक है वो जो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो बलूचिस्तान से होके जाता है। आपका कार्यक्रम हाईवे से ऊपर से आपके शुरू होके बलूचिस्तान से होके जाता है, और ग्वादर में जाके वो टर्मिनेट होता है। और ये $46 बिलियन चाइना इस पे खर्च कर रहा है, ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए, क्योंकि चाइना एक सिचुएशन को विजुलाइज कर रहा है कि अगर मलक्का स्ट्रेट्स एक में एक चोक पॉइंट है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो चाइना का तकरीबन 60 से 70% जो ट्रेड है मिडिल ईस्ट का वो मलक्का स्ट्रेट्स के थ्रू आता है, और पूरा चाइना का रूट आपका बंद हो जाएगा। और इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव रूट की तरह आप सीपेक को लेके आ रहे हैं लैंड रूट से, आप उसको ग्वादर तक उसको कनेक्ट करेंगे, और ग्वादर से आगे बहुत पास में ओमान आ जाता है, और आपका यूएई आ जाता है, और आपका मिडिल ईस्ट का अपना पूरा एरिया आ जाता है। और आपको याद होगा कि ये जो ग्वादर पोर्ट है ये एक टाइम पे ओमान का हिस्सा था। ओके। और पाकिस्तान को गिफ्ट किया गया। अच्छा। ओके। और 1950 में ये ऑफर इंडिया को दिया था, इंडिया ने मना कर दिया। ओके। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होगी जो मैं हाँ, आपको दे रहा हूँ कि बिल्कुल। और ये ओपनली कहीं अवेलेबल भी नहीं है सर, ऐसे ही। तो इंडिया राइट। ने इसलिए मना किया बिकॉज उस टाइम की जो हमारी लीडरशिप थी उसने सोचा कि हम इस एरिया को पाकिस्तान से डिफेंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान साथ जुड़ा हुआ है, और ये एक आइसोलेटेड एरिया है। और
यहाँ पे हम अपना बेस बना सकते थे, हम अपने आप को ताकत कर सकते थे, हम अपनी नेवी को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते थे, हमारी ग्राउंड फोर्सेस आ सकती थी, बहुत कुछ हो सकता, राइट। पर हमने लिया नहीं है। ओके। वो पाकिस्तान को 1960s में मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि आज अगर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पूरे अरेबियन सी में, वो ग्वादर पोर्ट की वजह से, और जी, राइट। ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट, अगर आप मैप उठाएंगे आप देखेंगे कि ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट बिल्कुल साथ साथ है, मीन्स जी ज्यादा हाँ, अराउंड डिफरेंस 150 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, डिस्टेंस है। नहीं। राइट। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में ट्रेड कनेक्टिविटी कितनी इंप्रूव हो जाएगी ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, और उसको मिडिल ईस्ट के साथ। तो चाइना के लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। और जो भी चाइना को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा उसका 91% चाइना के पास जाएगा एज पर एग्रीमेंट, और 9% पाकिस्तान के पास जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिसएडवांटेजेस है ये पाकिस्तान के लिए, कि जो भी अर्निंग्स होंगी वो 91% चाइना लेगा, 9% पाकिस्तान लेगा। और ये रीजन इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इसमें एक पैसा नहीं लगा रहा है, चाइना का इसमें पूरा आपका पैसा लग रहा है। राइट। दूसरी प्रॉब्लम बलूचिस्तान में है कि यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन बलूचिस की है, वो जो एथनिक आपका ग्रुप है। और आपने देखा होगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA काफी एक्टिव है, जो अपना अल कायदा से इसका लिंक है, और ISIS खुरासन के साथ ये इनका लिंक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती, और वॉरलॉर्ड्स, हम जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं ना वॉरलॉर्ड्स, और उनके पास बहुत बहुत किलोमीटर तक उनके पास जमीनें हैं। जी। तो हम ये बोल सकते हैं कंट्री विद इन अ कंट्री। तो ऐसे वहां पे पॉकेट्स है कि पाकिस्तान की फौज भी डीप जा नहीं सकती। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए तकरीबन 2022 के बाद 902 मौतें इस एरिया में हुई हैं, जी। जिसमें 400 सिक्योरिटी के जो लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी के, पुलिस के और उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो मारे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि, और साथ ही में आपका खैबर पख्तूनख्वा का एरिया आ जाता है, जहाँ पे TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत एक्टिव है। राइट। और ये पूरे बॉर्डर जो ईरान के साथ है और जो अफगानिस्तान के साथ है, वो बलूच जो है लोग, जो आपके पश्तून जो है ज्यादातर इनमें, वो दोनों साइड में रहते हैं, आपका अफगानिस्तान में और यहाँ पे। और तकरीबन बलूचिस्तान में 2 से 3 मिलियन अफगानिस्तान के रेफ्यूजी भी रहते हैं। राइट। तो अभी आपने एक रिपोर्ट भी सुनी होगी कि पाकिस्तान ने कुछ रेफ्यूजीज को वापस भेजा था वापस अफगानिस्तान, भेजने को कहा था। और राइट। वो काफी उसमें जो टेंशन थी दोनों कंट्रीज के बीच में। राइट। उस लास्ट तो ईयर 31 अक्टूबर की डेडलाइन रखी थी उन्होंने कि अफगान रिफ्यूजीज जो यहाँ पर है वो वापस चले जाएं। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत मात्रा में होती है, जिसमें ISI इन्वॉल्व है, और यहाँ पे हथियारों की स्मगलिंग होती है। टेररिस्ट ग्रुप आपके जो बहुत आराम से आ सकते हैं और जा सकते हैं, और लोगों के डिसिप्लिन की आपने भी एक जिक्र किया था कि लोग गायब कर दिए जाते हैं।
राइट। जो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई चीज ऐसी स्टेटमेंट देता है वो ओवरनाइट उसको अबडक्ट कर लिया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आई हैव ऑफ पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन, तकरीबन 5,000 लोग बलूचिस्तान में आज की डेट में मिसिंग है राइट। और उनका कोई अता पता नहीं। एग्जैक्टली। तो तो अभी जब आप सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं, ये एक मार्जिनलाइज्ड एरिया बन के रह गया है। और ईरान की तरफ 2 मिलियन पॉपुलेशन है बलूच की। तो ईरान के भी बॉर्डर पे सिस्तान बलूचिस्तान उसको बोलते हैं। राइट। और वहां पर भी आपकी बलूच की पॉपुलेशन है। बट प्रॉब्लम अभी ये है कि ये बेसिकली सुन्नी लोग रहते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान और जो आपके बलूचिस्तान के मेन पॉपुलेशन आपकी सुन्नी है। और ईरान की तरफ शिया लोग रहते हैं। शिया लोग रहते हैं। तो ये शिया और सुन्नीस के बीच की भी एक लड़ाई है जो अभी जारी है। दूसरा, जैश अल हद जो ग्रुप है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करता है, वो अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उसको अमेरिका से फंडिंग मिली। ओके। और सीरिया का जो असाद है, जो प्रेसिडेंट है, वो सीरिया भी इस ग्रुप को सपोर्ट करता है। और तभी आप देखते हैं कि ये जो ग्रुप है ये ईरान के लोगों को, सोल्जर्स को टारगेट करता है। और ये अभी से टारगेट नहीं कर रहा है, काफी सालों से टारगेट कर रहा है। राइट। और ये इसका लिंक आईएसआईएस के साथ है, अलकायदा के साथ है। सारे जितने भी तंजीम जो है, जो एंटी ईरान जो माने जाते हैं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसीलिए ये जो एरिया है ये बहुत वोलेटाइल एक्चुअली हो चुका है। और रेडिकलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और आने वाले वक्त में हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं कि इसको बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, अभी आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि अगर बलूचिस्तान की सिचुएशन को पाकिस्तान ने कंट्रोल नहीं किया और इसको ऐसे ही आगे लेके गए, और बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली में नहीं हुई और वो बजट्स जो अलॉट होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुई, और अगर बलूचिस्तान को डेवलप नहीं कर पाए तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम आएगी, चाइना के लिए प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज यहाँ पे सीपेक के बहुत हाई स्टेट्स लगे हुए हैं। राइट। और तभी आपने देखा होगा कि ग्वादर में लोगों ने फेंसिंग कर रखी है। लोगों को पसंद नहीं है, लोकल्स ने इसको बोला है कि हम अपने ही शहर में, अपने ही एरिया में नहीं जा पा रहे, बिकॉज चाइना ने वहां फेंसिंग लगा रखी है अपनी सिक्योरिटी के लिए, जहां पे इनका पोर्ट को उसको डेवलप कर रहे हैं, रोड्स और हाईवेज बन रहे हैं, यू पावर प्लांट्स बन रहे हैं, आपके आपके जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी जो आपके प्लांट्स लग रहे हैं वहां पे। और आपके जो एनर्जी के लिए, पाकिस्तान की एनर्जी के लिए भी चाइना वहां पे प्लांट्स लगा रहा है, सो दैट पाकिस्तान को भी एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी की कोई प्रॉब्लम, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वहां बन रहे हैं। तो इस तरीके का डेवलपमेंट चाइना बलूचिस्तान में कर रहा है। तो फ्यूचर में चाइना नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान एक अनस्टेबल रीजन बने, और इसीलिए पाकिस्तान पे हमेशा प्रेशर रहेगा बलूचिस्तान को डेवलप करने के लिए।
और बलूचिस्तान में तो मिनरल्स ही बहुत है। एग्जैक्टली। आपका गोल्ड, बॉक्साइट, इस टाइप के जो माइंस है वहां पे वो। और एक टाइम पे बलूचिस्तान पाकिस्तान की जीडीपी को 4.9% कंट्रीब्यूट करता था। कंट्रीब्यूट करता था। आज की डेट में ये 3.7% पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे आपका निग्लेक्ट हो चुका है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज नहीं, बांग्लादेश की सिचुएशन नहीं है वहां पे जैसी वो है, ओके। बट आने वाले वक्त में मुझे कम पॉसिबिलिटी इसलिए लगती है क्योंकि चाइना की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ, चाइना की स्टेट्स है यहाँ। राइट। और जब तक चाइना के स्टेट्स यहाँ पे रहेंगे तो पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा और इस एरिया को उस तरीके से नहीं, सिचुएशन आपकी नहीं बनेगी जो एक टाइम पे 1971 में बांग्लादेश की राइट। सिचुएशन और थी। ये सर मेरा शायद राइट और सर शायद 1971 में इंडिया का इंटरवेंशन इसलिए भी हुआ क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज भारत में आने लगे और वो भारत के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होने लगी। इस वजह से भी शायद भारत ने इंटरवीन हो सकता है किया हो। राइट। बिल्कुल आपने सही ये आपने जो राइट। एनालिसिस किया। और बलूचिस्तान से रिलेटेड ऐसा कोई लैंडस्केप भारत का बलूचिस्तान से नहीं लगता, जिस वजह से ऐसी सिचुएशन बलूचिस्तान के केस में शायद नहीं होगी। सर मैं पॉसिबिलिटी नहीं। राइट, इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने अभी चाइना से रिलेटेड बात करी। तो चाइना का इंटरवेंशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, राइट। तो फिर वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प करने का हो या सीपेक के पर्सपेक्टिव से हो या फिर किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट सपोर्ट करने में हो, या हर हर तरह से, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान को एक भारत के खिलाफ एक टूल की तरह यूज करता है। तो क्या इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो पाकिस्तान के अंदर चाइना का है, वो भारत के लिए इन फ्यूचर कोई ना कोई एक खतरे की घंटी है? तो बिल्कुल आप देखिए, आपका शख्सगाम वैली का जो एरिया है वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। राइट। एक टाइम पे कश्मीर का हिस्सा था वो, राइट। आज वो चाइना का हिस्सा है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आप देख सकते हैं कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट एक बहुत लार्ज स्केल पे है। चाइना ने रिपोर्ट्स ये भी आई है कि अपने मिसाइल बेसिस भी वहां पे लगाए हैं और चाइना के वहां पे एयरक्राफ्ट भी मौजूद रहते हैं और अपनी जॉइंट ट्रेनिंग्स होती है वहां पे। और चाइना ने 2 साल पहले पीओके के सारे विलेजेस का सर्वे भी किया था। और वहां पे जैसे आपका अरुणाचल के जो सामने वाला एरिया जो चाइना का है, ये आपका लद्दाख का एरिया है, वहां पे चाइना ने गांव भी बसाए। उसी टाइप की प्लानिंग भी इंडिया को एक्चुअली शक था कि चाइना शायद पीओके में भी उस टाइप की प्लानिंग न कर रहा हो। तो अभी जो चाइना और भारत की सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में हमारे रिलेशंस में कोई इंप्रूवमेंट आएगी। ओके। बिकॉज चाइना भारत को अपना मेन राइवल साउथ एशिया में मानता है। और अगर भारत उभर के आएगा तो उससे चाइना को नुकसान होता है। तो इसीलिए चाइना जो अपनी हेजमनी है वो इस एरिया में रखना चाहता है और इसीलिए वो पाकिस्तान को यूज करेगा, म्यांमार को यूज करेगा, नेपाल को यूज करेगा, श्रीलंका को यूज करेगा, मालदीव्स को यूज करेगा, बांग्लादेश को यूज करेगा। ये चाइना की एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी है। वो खाली पाकिस्तान को यूज नहीं कर रहा है। वो आपने देखा होगा कि डोकलाम का एरिया भी अभी राइट। चाइना उसको ले रहा है म्यांमार से। और भूटान। मालदीव्स में भी आप देखिए कि राइट। अभी क्या हो रहा है कि चाइना
एक अपना बेस बनाएगा। और आने वाले वक्त में आपको मैं एक वार्निंग की तरह बता रहा हूं कि जो ग्वादर पोर्ट होगा वहां पे चाइना का मिलिट्री बेस आएगा। तो अगर चाइना का मिलिट्री बेस ग्वादर पोर्ट में, आप समझ लिए कि इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन। और अगर ये आ जाता है तो पूरा जो हमारा इंडियन ओशन हो जाता है, एक तरफ अरेबियन सी हो गया, एक तरफ बे ऑफ बंगाल हो गया। राइट। अब ये जो पूरा अरेबियन सी वाला जो हमारा जो पूरा एरिया है, अब ये हमारे लिए वनरेबल हो जाता है। और इसीलिए हम आने वाले वक्त में हमको अपनी मैरिटाइम फोर्सेस को ज्यादा मजबूत करना पड़े। बिकॉज आने वाले जो सिनारियोस बन रहे हैं, क्योंकि लड़ाई में माउंटेन्स में चाइना भारत को नहीं हरा पाए। बिकॉज वहां पे एक जगह अगर वो जीतेगा तो दूसरी जगह वो हारेगा। डिसाइसिव लड़ाई माउंटेन्स में चाइना के लिए मुश्किल है लड़ना, क्योंकि उस टाइप की सोल्जरिंग पीएलए में नहीं, जैसे कि इंडियन आर्मी की सोल्जरिंग। और चाहे उसके पास टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ हो, क्योंकि माउंटेन्स में कुछ हद तक टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। बिकॉज माउंटेन्स में ऐसे आपकी डिप्लॉयमेंट्स होती है, आपका डोमिनेशन होती है हाइट्स की, और आपकी जो लड़ाई उस तरीके की होती है जहां पे मैनूवर ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक जगह में अगर बैठ गए और आपने वो डोमिनेटिंग फीचर को आपने ऑक्यूपाई कर लिया तो आप दुश्मन को हरा सकते हो। बट सीज में ये चीज नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कि आज चाइना की नेवी वर्ल्ड की नंबर 1 नेवी की तरफ बढ़ रही है। राइट। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, चाइना के पास में सबसे ज्यादा जो जहाज हैं वो नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चाइना की नेवी के पास ही यस, है। यस। और दूसरा, चाइना के पास न्यूक्लियर सबमरीन भी बहुत है। राइट। हमारे पास तो कुछ ही है, 1 2 3 4 ही है बस। अब चाइना के पास तो ट्रिपल डिजिट्स में है। और चाइना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। भारत अपना इसको दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्पैरिटी बहुत है। जो चाइना की जो नेवी है और भारत की नेवी है, चाइना की नेवी 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है इंडियन नेवी से। तो आने वाले वक्त में ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, और चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सी पैक और ऐसी ऐसी स्कीमें निकाल के आता है चाइना। और अभी आप जितने भी अपने ग्रुप्स भी देखेंगे, आप ब्रिक्स को देख लीजिए, आप एससीओ को देख लीजिए, यहाँ पे ये चाइना अमेरिका के G7 को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। एक ईस्ट वर्सेस वेस्ट एक सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ब्रिक्स में आपने सुना होगा कि चाइना इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान को भी लेके, पाकिस्तान को भी लेके। तो इस टाइप की जो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान अपना लगाना चाहता है अमेरिका को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान मोरा बनेगा। और पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान डेट ट्रैप में आ चुका है चाइना के। जो पाकिस्तान का जो बजट है वो 32% डेट से फाइनेंस होता है। बिकॉज पैसा नहीं है पाकिस्तान, पैसा नहीं है। तो चाइना उसको 30% 35% इंटरेस्ट पे देता है पैसे। और आईएमएफ का जो लोन है इतनी मुश्किल से मिलता है पाकिस्तान को। और अभी जिस तरीके की स्टेबिलिटी है, वो आपका जो आईएमएफ का लोन भी रुका हुआ है पाकिस्तान का। एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें चाइना अपने आप को एजर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जब तक भारत अपने आप में सेल्फ रिलायंट नहीं बनेगा, जब तक हमारे जो जितने भी हमारे जो प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये प्रोग्राम मजबूत नहीं होंगे आगे, और
इनको फंडिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज अल्टीमेटली बजट्स का सवाल। जितना आप अपनी फौज को मजबूत करोगे, आपको उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा फौज को। और अगर कंट्री में उतना ही पैसा है तो आपने हेल्थ को भी देना है, आपने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देना है, रेलवेज को भी देना है, आपने एजुकेशन को भी देना है, आपने इसको बाकी आपको एग्रीकल्चर को भी देना है। तो एक कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती है। तो डिफेंस को मजबूत करने के लिए पैसा चाहिए, तो इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, और इकोनॉमी के लिए आपको मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। तो इस तरीके के चैलेंजेस आज हम देख रहे हैं कि इंडिया एक्चुअली जो फेस कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक आ चुका है। डिजिबूती जो है वहां पे चाइना का बेस लग चुका है। ओके। चाबहार में भी चाइना का इंटरेस्ट है, और ग्वादर भी चाइना को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चाइना के लिए कितना आसान हो जाएगा मिडिल ईस्ट के साथ बिजनेस करना। राइट। हम इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, चाइना ने तो अपना अलग से कॉरिडोर बना ही रखा है। हम भी तो उसी लाइन पे सोच रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी कैसे की जाए। एग्जैक्टली। चाइना ने 10 साल पहले सोच लिया था। 10 साल पहले सोच लिया। तो आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में जो भी मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगा, देखना वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। तो जो आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज है मिडिल ईस्ट में, बिकॉज आने वाले वक्त में आपकी एनर्जी विल बी योर फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट्स। राइट। और मिडिल ईस्ट में ओमान जैसी कंट्रीज, यूएई जैसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज, और इसीलिए आप देखते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो 7 बार दौरा कर चुके हैं, यूएई चले गए। राइट। Why it is you happening? Because each country has to look at its own national interest. और सर ये चीजें एक आम आदमी को नहीं समझ में आती कि ये 7 बार यूएई क्यों चले गए। यूएई तो बहुत एक छोटी सी कंट्री है। बिल्कुल। So you have to understand this exactly in the larger geopolitical context. राइट। पर इसके पीछे के जो जो आपने बताया जियोपॉलिटिकल चीजें हुई, या जो कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए जो चीजें हुई, उसके पीछे का मैथमेटिक्स शायद आम लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके लिए आई डोंट नो आपको जानकारी होगी कि पीओके में चाइना 3 डैम बना रहा है। ओके। और झेलम रिवर का जो पूरा जो पानी है वो कंट्रोल करेगा। ओके। तो इस हद तक चाइना पीओके में पहुंच चुका है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और रियली थैंक यू, आपने आपका समय दिया, इतनी डिटेलिंग हमारे साथ शेयर करी, और इनसाइट्स जो आपके साथ बात करने से मिलती है वो हर बार कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलता है जो शायद पहले नहीं पता होता। सो रियली थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए, और आपने जो चीज़ें शेयर की रही उसके लिए। आई होप फिर से आपके साथ में मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू राहुल। एक पार्टिंग जो एक स्टेटमेंट में देना चाहता हूँ बिफोर वी एंड द शो, दैट डोंट थिंक दैट इट इज अ ग्लूमी पिक्चर। राइट। डोंट थिंक दैट अगर ये सारी चीजें अगर चाइना इसको कर रहा है तो इंडिया भी नहीं कर रहा है। राइट। इंडिया भी अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। राइट। और हम एक और ये वक्त पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या कर रहा है। एग्जैक्टली सर, मैं बिल्कुल ही आपसे यही रिक्वेस्ट करने वाला था। आपको सिक्योर करने के लिए जब इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हमको चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तो हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो भी हम एक्चुअली कर रहे हैं, और हमारे व्यूअर्स को चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, आई वुड लव टू शेड्यूल वन मोर कॉल विद यू, जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करें कि भारत इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स कर रहा है। सो थैंक यू कि आपने ये प्रपोज किया कि हम इस बारे में
बात करेंगे। तो जरूर आपसे समय लेके इस बारे में भी हम एक कॉल जरूर शेड्यूल करेंगे। आपके वक्त के लिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद।